This transmission is powered by Dalda. डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। And Olivia. Olivia, शुक्रिया। लजपाले नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाले नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जद वक्त नज़ावे मेरे आका, जद वक्त नज़ावे दामन दी हवा देना। लजपाले नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना मेरे आका, मैं जिक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़ना मेरे मौला, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरे आका, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना। लजपाले नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। यकीनन हर दर्द की दवा मेरे आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास है। उन्होंने फरमाया खजाने सारे अल्लाह के हैं, बांटूंगा मैं। यकीनन आका के हाथ से सारे खजाने अल्लाह के बांटे जाएंगे, तो उनसे मांगना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है जो सैरिश आपको सुनाएंगी, लेकिन पहले सैरिश जुमा मुबारक तमाम देखने वालों को। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप सबको जुमा मुबारक। और आज का रोज़ा, जुमे का रोज़ा बहुत ख़ास होता है। माजरत चाहूँगी अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए। और हदीस मुबारक है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और अखलास के साथ और अल्लाह से अजर की तवक्को के साथ रखे, उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ हो गए। कितनी खूबसूरत ये बात है और कितना बड़ा अजर है। आप ये देखें कि आपने पूरे ईमान और अखलास के साथ अगर ये रोज़े रखे तो पिछले सारे गुनाह आपके मुआफ़ कर दिए जाएंगे। बेशक हमारा अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है और नवाजने वाला है। और इस रमज़ान की सैरिश एक और बड़ी खासियत है कि इस रमज़ानुल मुबारक के प्यारे महीने में हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 जुम्मे मिलेंगे। तो यकीनन वी शुड फील ब्लेस्ड, वी शुड फील लकी कि हमें ज़िंदगी में एक और रमज़ान मिला। एक और रमज़ान मुबारक के महीने में इतने सारे जुम्मे भी आ रहे हैं, 5 जुम्मे आ रहे हैं, तो हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है। क्यों? क्योंकि देखिए जी, इस वक्त जो हमारे मुल्क का हाल है, सियासी, मुआशी, मुआशरती, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, तीनों एस्पेक्ट से हम लोग इसमें बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। और अगर हमने अल्लाह को राज़ी नहीं किया तो हम जानते हैं कि हमारा मुल्क पिछले 3-4 दिहाइयों से 30-40 सालों से हम कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हैं। हमारी मदद, कर्जा, लोन दे दो, 2 रुपए दे दो, घर चल जाए हमारा। बिल्कुल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, पता नहीं क्या क्या इस मुल्क में बहरान है जिनका हमें सामने है। सबसे बड़ा बहरान तो ये आटे का बहरान है कि 2 वक्त की रोटी खाना हमारे लिए इस वक्त मुश्किल हुआ है। तो हमारी दुआ है कि इस रमज़ान के महीने के सदके अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर।
कप्तान को अदालत से रिलीफ मिल गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से पीटीआई कारकुनों को मुसलसल तकालीफ मिल रही हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे से कबल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापे। तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा अंडरग्राउंड हो गए। खान साहब हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश। समात में वक्फा। बाबर आजम को निशान इम्तियाज मिल गया, लेकिन दी 100 ड्राफ्ट में जगह न मिल सकी। किंग बाबर फ्रेंचाइज की अदम दिलचस्पी की उनमें क्या वजह है, और कौमी टीम आज अपने फेवरेट कप्तान के बगैर अफगान तूफान का सामना करेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। बिन देखे खाना कैसा लगता है, दुनिया को अपने नजरिए से जायका चखाने वाले अली तरीन और फिजा हुसैन वाकई पजीराई के मुस्तहिक हैं। पीएसएल में भी हीरो पाकिस्तानी के एजाज से नवाजा गया। दोनों बहन भाई आज होंगे हमारे मेहमान। और जनाब, रमजान में क्या खाएं कि फिट नजर आए, बोल के जायके में मजे मजे के पकवानों के साथ सेहतमंद रहने के मशवरे भी आपको आज मिलेंगे। वैसे तला, आप ख्याल रखते हैं फिट रहने का रमजान में? कोशिश पूरी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम अगर कंट्रोल कर लें कि हम, क्योंकि पूरा दिन पेट खाली रखते हैं। कैसे रोकते हैं आप जब आपके सामने पकौड़े, समोसे, हवस, नफ्स को कंट्रोल करना ही रमजान और रोजे की असल रूह है। अगर हम एक दस्तरखान के ऊपर 4-5 चीजें देखकर अपने नफ्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे तो अल्लाह माफ करे, इस दुनिया में इतने किस्म किस्म के और ऐसे मजे मजे के शैतान मौजूद हैं कि अगर दस्तरखान पे आप कंट्रोल नहीं कर सके, कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बात आपको बताऊं, अफ्तार के बाद लगता है रोजा कुछ देर के लिए खत्म हो गया। अब जब सहरी होगी तो उसके बाद देखेंगे तो सब कुछ चल रहा होता है, मतलब यहाँ तक कि मूवीज भी मैंने देखा है सब कुछ चल रहा होता है कि इफ्तारी तक सब अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, फिर गेम शो में सब नाचना शुरू हो जाते हैं। सही ऐसा ही है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो, उस पर हम चाहेंगे थोड़ा सा नाजरीन को अपडेट कर दें। खान साहब की आज लाहौर हाई कोर्ट ने पेशी, और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान मौजूद हैं। पेशी के लिए वो पहुंच चुके हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इमरान खान की हिफाजती जमानतों के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है, जबकि इमरान खान जो है वह रोस्टम पर मौजूद हैं। अदालत की जानब से इस्तफसार किया गया कि जब लाहौर हाईकोर्ट की जानब से हिफाजती जमानतें दे दी गई तो जो है मुतल्लिका अदालत में क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर कितनी देर में समाअत दोबारा शुरू हो रही है? अदालत को आगाह किया कि इमरान खान जो है वो हिफाजती जमानत मिलने के बाद जो है 17 मार्च को, हिफाजती जमानत मिलने के बाद 18 मार्च को इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स। अब्दुल रहमान, कितनी देर में समाअत दोबारा शुरू हो रही है, कुछ आइडिया है? नहीं दिया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी की। यहाँ केस चल रहे थे और अमन-ओ-मान के मसाइल की वजह से अदालत ने उनको। ठीक है, अब्दुल रहमान को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं आ रही है और अपडेट उन्होंने किया आज की पेशी के हवाले से। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसा भी है, और जलसे से पहले हम ये देख रहे हैं कि पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और अभी रात ही में जो मीडिया मैनेजर थे पीटीआई के, उनको भी रात के तकरीबन 2:15 बजे के करीब उठा लिया गया, उनकी अहलिया की जानिब से बताया गया है। तो सिचुएशन कुछ अजीब सी है। रमज़ान भी चल रहा है, लेकिन पकड़ धकड़ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमज़ान के महीने में एटलीस्ट रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसे हम कहते हैं दे मार 4.5, अड़ा उड़ी, हटो बच्चो। ये कॉन्फ्रंटेशन की सियासत है। सैरिश यहाँ पे कहते हैं हम नहीं खेलेंगे तो किसी और को खेलने नहीं देंगे, अगर हमारा पत्ता काटा गया तो हम सबके पत्ते काट देंगे। और इस वक्त इंतकामी सियासत उर्रूज पर है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी वही हो जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, जिस तरह वो जेल गए, इमरान खान भी जेल जाए जिस तरह वो मुल्क बदल हुए। इमरान खान ही मुल्क बदल फील्ड चाहिए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड एक डायलॉग होता है सैरिश जो इस्तेमाल करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, ना कभी हुई है हमारे मुल्क पे। हमेशा बेईमानी हुई है, चीटिंग हुई है। इस दफा बेईमानी चीटिंग होनी है और हम 2 नंबरी में नंबर 1 है। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस किस तरह होते हैं, सिलेक्शन किस तरह होता है, रिजल्ट किस तरह आता है, निजाम कौन चलाता है, किसके हाथ में है असल रस्सी, मुल्क की कमान किसके हाथ में है। सैडली हमारे यहाँ सियासतदान कब तक कठपुतली बने रहे। और आपको पता चला हमारे मुल्क में एक नई बहस छिड़ चुकी है कल से, जब से हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात हैं उनको अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिया है और कहा गया है कि जनाब इलेक्शन अप्रैल में नहीं हो सकता। अब ये कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत की गई है, क्या आइन में गुंजाइश है, नहीं है, इस पर भी एक नई इलेक्शन कमीशन सैरिश ये तो कंफर्म करता कि अक्टूबर में पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे। 2 सूबों की बात ना करें, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क को इलेक्शन की जरूरत है। सिर्फ पंजाब और KPK में नहीं, सिंध में भी इलेक्शन होने चाहिए,
फेडरल के भी इलेक्शन होने चाहिए, बलूचिस्तान के भी इलेक्शन होने चाहिए, और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। IMF से हम 2-2 रुपए लेने के लिए कौन सी शरायत उनकी नहीं मान रहे हैं, अभी तक उनकी पेमेंट्स नहीं आई है। अभी 2 सूबों का इलेक्शन कराए, फिर अक्टूबर में दोबारा उन सूबों का इलेक्शन कराए। चलें, इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। खावर, ये क्या चल रहा है लाहौर में, आप बताइएगा सिचुएशन किस तरफ जाती देख रहे हैं आप, इसका जो पेशी थी इस पर भी हमें अपडेट कीजिए। जी देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं तमाम अदालतों में पेश होना चाहता हूँ और तमाम मुकदमात का सामना करना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तो 40 मिनट तक मैं दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा हूँ, मगर हालात ऐसे कशीदा हो गए कि मैं अदालत के अंदर पेश ना हो सका। अभी भी जब उन्होंने अपनी हिफाजती जमानतें दायर की हैं, जब इस्लामाबाद वापसी पर उन पर मुकदमात का इंतजार किया गया है, तो इसकी हिफाजती जमानतें जब दायर की गई तो अदालत में खुद पेश होना जरूरी था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब यहाँ से जो है वो अदालत की तरफ रवाना हुए और जस्टिस साहब की अदालत में पेश भी हुए हैं ज़ाती हैसियत में, और उनकी जानिब से पैगाम भी जारी किया गया है अपने जलसे के हवाले से। इस वक्त जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत की जानिब से मुकदमात की एक भरमार है जो बार बार दर्ज किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, और उनके जितने भी कायदीन हैं उनके हवाले से भी, जैसा कि अभी आपके इल्म में है, जो हसान न्याजी हैं उनको भी कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस वक्त हालात हमें पंजाब के और मुल्क भर के जो सियासी तौर पर काफ़ी सख्त दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रैलियां हैं, जलसे हैं, उनको करने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब मुकदमात का इंदराज जो है वो धड़ाधड़ हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी तनाव सूरत हाल में दिखाई देता है। जबकि दूसरी जानिब आज जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उन्होंने भी अपना इजलास तलब किया और उसमें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया, उसके खिलाफ करारदाद पेश की गई और जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं इसके हवाले से भी जो है वो करारदाद पेश की गई है। 27 मार्च को ज़राए का कहना है कि वकला ने अपना लॉयर जो फॉरम है उसका इजलास भी तलब कर लिया है, जो कि एक बड़ी मूव का पेश खैमा हो सकता है। चीज़ें जो है वो सियासी तौर पर दोनों जानिब से हमें धक्कम दिखाई दे रही है, काफ़ी जो है अपने अपने ताई कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह के इंतखाबात के हवाले से जो मुश्तरका हुकूमत है PDM की, उनकी जानिब से आपको पता है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं इसको इंतखाबात को आगे बढ़ाने की तरीकों के हवाले से, जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसका और उसके कायदीन का मौक़िफ़ ये है कि अगर इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होते तो ये एक तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, तौहीन अदालत होगी, दूसरी जानिब आइन की पामाली होगी। जबकि जो तहरीक इंसाफ के वकला है वो इस हवाले से ये भी तैयारी किए हुए हैं। अभी PTI की जानिब से ये ऐलान तो कर दिया गया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये जो इलेक्शन अप्रैल से अक्टूबर तक पोस्टपोन किए गए हैं, क्या पूरे मुल्क में कहा जा रहा है या फिर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन को पोस्टपोन करने का इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया? ये पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा है, अभी आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान में सारी हुई थी, अब ये दोनों के हवाले से यही इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो आप चैलेंज करने की बात कर रही हैं, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से और शहरी एक है मुनीर अहमद, उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा गया था कि आप इस फैसले को फिलफौर वापस लें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इसके साथ जो एक अहम नुक्ता इस वक्त ज़ेर बहस है तहरीक इंसाफ के अंदर और उसके वकला विंग के अंदर जो उसकी लीगल टीम है, कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्हें भी मुमकिना तौर पर रिमूव करने के लिए जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में जो है वो रब्ता किया जा सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और सदर पाकिस्तान भी इंतखाबात के हवाले से कह चुके थे। तो इन दोनों चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए वहाँ पर जो है जाकर दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला ज़ेर गौर है, ताकि इंसाफ, उनका कहना है कि हम इंसाफ के हसूल के लिए जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे कि मुतल्लिका फोरम से जो है जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वो एक तरफ उनका जवाब दिखाई दे रहा है। ठीक है खावर, बहुत शुक्रिया, आपने किस सूरत हाल से हमें आगाह किया। अब कुछ बात हो जाए खिलाड़ियों की, तो कल बड़े अवार्ड्स मिले हैं सैरिश। जी बिल्कुल, बाबर आजम मुझे काफी खुश दिखाई दे रहे थे और माशाल्लाह से अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होकर सोशल मीडिया पर उन्होंने पिक्चर शेयर की। जो शेरवानी उन्होंने पहनी हुई थी मेरे दोस्त ने बनाई थी मुनीर नवाज ने, वो भी बड़े खुश थे। अच्छा जनाब, चले तो अच्छी बात है। अब बाबर आजम जो हमारे कैप्टन हैं उनको गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कप्तान ने अपने वालिदैन के हमरा तस्वीर शेयर की, साथ ही उन्होंने लिखा कि अपनी वालिदा और वालिद की मौजूदगी में
सितारा इम्तियाज़ हासिल करना बहुत बड़ा एजाज़ है। लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, उनको नहीं नवाजा जाता इस तरह के अवार्ड से, लेकिन इस यंग एज में अपने पेरेंट्स के हमरा जब उनको ये अवार्ड मिला है तो वो काफ़ी खुश है। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँगा सैरिश, मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के दो बड़े लेजेंड एथलीट्स थे, एक का नाम था जहांगीर खान, एक का नाम था जानशेर खान। इन्होंने पाकिस्तान के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और कोई एक वर्ल्ड कप नहीं जीत कर आए। वो 10-15 साल तक मुसलसल स्क्वॉश की हर ट्रॉफी, हर वर्ल्ड कप, हर इंटरनेशनल कप जीतते रहे। उनको 60 साल की उम्र के बाद सितारा इम्तियाज से नवाजा गया और बाबर को 28 साल की उम्र में नवाज दिया, जबकि इन्होंने इतने वर्ल्ड कप या इतने टाइटल्स या इतना खेल खेला ही नहीं होगा जितना जहांगीर जानशेर ने किया। लेकिन सैडली क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट 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 सब कुछ है, बाकी सारे खेल आज तबाह हो गए हैं। यही वजह है कि हम कौमी खेल में आज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। क्रिकेट को नवाजना है, बाकी सारे खेल को इग्नोर करना है। लेकिन ऑल द बेस्ट टू यू बाबर आजम। लेकिन सैडली हमारे मुल्क का निजाम कुछ ऐसा है कि बाकी खेलों के लिए आंखें बंद हो जाती हैं, क्रिकेट के लिए आंखें फटी रह जाती हैं। चले, दुबई में पाक अफगान सीरीज़ भी है जो कि स्टार्ट हो चुकी है, और ये सीरीज़ जिसमें कि यंग प्लेयर्स को मौका दिया गया है और बाबर उसमें मेरा ख्याल है कि शामिल नहीं है। इनको जबरन कहा जा रहा था कि रेस्ट करवाया गया, कंट्रोवर्शियल इस तरह की बातें थी। सुहेब अलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेब साहब, इससे पहले कि हम पाक अफगान सीरीज़ की तरफ आए, पहले तो उनको आप रमजान मुबारक कहिए, रोजा मुबारक कहिए, जुम्मा मुबारक कहिए, पूछिए कि उनका रोजा कैसा जा रहा है, गला ज्यादा सूखा हुआ तो नहीं है, क्या वो आराम से हमारे साथ गुफ्तगू कर पाएंगे। अलवी साहब थैंक यू, बताइए, मुबारक हो आपको सर। आप सबको मुबारक हो, आपके सुनने वालों देखने वालों को रमजान मुबारक हो। और रोजा बिल्कुल सही जा रहा है, बेगम काम करवाती रहती हैं, दिन गुजरता रहता है, और जब आपको पता है रोजे में जब आप मसरूफ रहें तो रोजा बिल्कुल नहीं लगता। मार्केट के चक्कर ही सिर्फ लगते हैं या फिर घर में भी काम करवाती हैं? नहीं, बेगम जो है वो फूड केटरिंग करती हैं, तो सारी पैकिंग और सारा सामान लाना जवान। वाह अलवी साहब, कोई टेस्टर वेस्टर नहीं आया कभी? बेगम को आपने हमारे शो पर भी नहीं भेजा, बल्कि आप घर पे आके टेस्ट कीजिएगा। ये अच्छा है, घर पे सही रहेगा। थैंक यू अलवी साहब फॉर द ऑफर, इंशाल्लाह हम जरूर इसको अवेल करेंगे। अलवी साहब पहले मेरा शिकवा सुन लीजिए सर। मेरा शिकवा ये अलवी साहब कि जहांगीर और जानशेर खान स्क्वॉश की दुनिया के माने हुए लेजेंड्स हैं, कि पूरी स्क्वॉश की दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको कंसिडर किया जाता है कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद कभी पैदा नहीं होंगे। मेरा दिल बड़ा रोया जब मैंने देखा कि हमारे दो स्क्वॉश के लेजेंड्स को 60 साल की उम्र के बाद सितारा इम्तियाज दिया गया और क्रिकेट के हमारे लेजेंड को बाबर को 28 साल की उम्र में दिया गया। सर ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये क्या तफरीक के जुमरे में नहीं आएगा? क्या ये वाहिद सबूत नहीं है, खुला सबूत नहीं है कि क्रिकेट के ऊपर हमारी आंखें फटी रह जाती है और बाकी सारे खेलों पर आंखें बंद कर दी जाती हैं? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये समझ रहा था, ये चेक करना पड़ेगा कि जहांगीर खान को कहीं ये दूसरी दफा अवार्ड तो नहीं दिया, बिकॉज एलिवेशंस होते हैं डिफरेंट अवार्ड्स के। तो ये देखना पड़ेगा कि ये उनको क्या पहली दफा मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इससे पहले नहीं मिला है क्या, इससे पहले कोई और सितारा है, कोई और अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन अदरवाइज अगर ये आप जो बात कह रहे हैं वो सही है तो फिर तो बड़ी शर्म आना चाहिए हमें, और जो ये सेलेक्ट करते हैं अवार्ड्स देने के लिए, कि आपने इतने अरसे बाद जहांगीर और जानशेर को याद किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्र के तकाजा आई डोंट थिंक शुड बी अ प्रॉब्लम। अगर 28 साल में किसी ने वो अचीव कर लिया है, जिसने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है, तो उसको मिल जाना चाहिए। जिंदगी का पता नहीं होता है, एक सांस की देर होती है। सर अफगानिस्तान हमें कैसे हराने वाला है क्रिकेट में, जरा बताएंगे? नहीं, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस यंग टीम विल बीट अफगानिस्तान। अच्छा, वैसे अलवी साहब, ये जो नए प्लेयर्स जा रहे हैं इनको हम टेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए कितना अच्छा है? फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट इन्होंने खेलनी है, तो इनको अच्छा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी इनके लिए बेस्ट है। ये बहुत अच्छा मौका मिला और मैं क्रिटिकल रहा हूँ काफी पीसीबी के अहकामात पे, लेकिन इस पे मैं उनको दाद देता हूँ। वेरी गुड सिलेक्शन। और आज देखें जो मुझे खुशी हुई, एक तो अब्दुल रहमान को उन्होंने जब कोच बनाया मुझे खुशी हुई, क्योंकि बहुत टैलेंटेड कोच हैं और बहुत सक्सेसफुल कोच रहे हैं। दूसरा ये कि देखें आज जो टीम उन्होंने अनाउंस कर दी है उसमें साइम अयूब को भी रखा है, हारिस को भी रखा है, आजम खान को भी रखा है, एहसानुल्लाह को भी रखा है और तैयब ताहिर को रखा है। मतलब जो पहले होता था कि यंगस्टर्स। अच्छा, फाइनली अलवी साहब छोटी सी बात बता दें, प्रेशर तो नहीं आपको लगता कि कुछ ये फील करेंगे? जाहिर है ये पहली बार है, यंग प्लेयर्स हैं और उनको बिठा के इनको खिलाया गया, फिर वो कंट्रोवर्सी भी अलग है, प्रेशर तो नहीं होगा? नहीं, प्रेशर जो है वो बिल्कुल अपनी जगह रहता है, चाहे जो बाहर बैठे चाहे कोई आगे खेलने आए।
प्रेशर तो खेल का एक दूसरा हिस्सा है, इट्स एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट। लेकिन प्रेशर को सहते कैसे हैं वो उस वक्त पता चलता है जब एक यंगस्टर जो है वो आके अपना पहला गेंद करता है या पहला गेंद खेलता है और उसके बाद रिलैक्सेशन हो जाती है। तो आज इसका भी इम्तिहान होगा कि जो इतना परफॉर्म करते रहे ये एट द टॉप लेवल जाके क्या अपना टैलेंट उसी तरह निखारते हैं। सही, चलिए थैंक यू सो वेरी मच अलवी साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। इंशाल्लाह संडे को भाभी के हाथ के खाने आके हम घर पे खाएंगे। देखते हैं उनकी केटरिंग कितनी बेहतरीन और डिलीशियस है। एक बार प्लान बना भी लिया, मतलब संडे का। ऑब्वियसली प्लान्स कभी देर से नहीं बनाने चाहिए, फौरन बनाने चाहिए। प्लान बना लिया जरा प्रोड्यूसर ने ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपनी बहन नात खान शकीला से गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर नात मुबारक का नजराना आका की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, बख्श देगा हर खता मेरी खुदा। तुम मगर लब को हिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह सुब्हाना व तआला इतनी खूबसूरत उनकी शान है, उनकी हिकमत कामिला, कुदरत बालिगा, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगता था अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों की मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। अगर वो आपसे एक ताकत ले लेगा तो आपको 2-3 और ताकतें दे देगा, लेकिन आपका काम चलता रहेगा। ये अल्लाह मेरे प्यारे सुब्हाना व तआला की शान है। ऐसे कुछ दो मेहमान हमारे साथ उस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कि जो जब आए स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन किया तो सैरिश मुझसे पूछने लगी, यार ये तो नाबीना है, ये खाना कैसे पकाएंगे, इनको कैसे मालूम पड़ेगा कि प्यास जल रही है, इनको कैसे मालूम पड़ेगा कि खाने का किस वक्त तैयार हो गया है, गोश्त गला है नहीं गला है, टेस्ट क्या है, ये वो। मैंने सैरिश से बोला, सैरिश अल्लाह की बड़ी शान है, मिलवाते हैं इन प्यारे मेहमानों से आपको भी। उससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अली खान हमारे साथ मौजूद है और फिजा हुसैन। तलहा कुछ बोलने वाले थे लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि मैं किचन में खाना बनाती हूँ। हम लोग जो मतलब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तब भी समटाइम गलती हो जाती है। इनके शौहर जोएब मुझे बता रहे होते हैं कि भाई आज फलां चीज के अंदर नमक ज्यादा, आज फलां चीज जल गई, चावल नीचे से चिपक गए, अंडा ब्राउन हो जाता है हमेशा। लेकिन फिजा मेरी बहन, जिसको अल्लाह ने आंखें की ताकत, आंखें बिनाई की ताकत तो नहीं दी है, लेकिन उनकी खुशबू, सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि वो यूं बता देती है कि चीज जल रही है या ओवरडन हो गई है या राइट है, प्याज ब्राउन हो गया है। फिजा, आपके नाक की तो बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो आपको नाक दिया है वो तो किसी के पास नहीं। लोग कितना परेशान होते हैं जब ये सुनते हैं कि यार फिजा को मालूम है, किस तरह सूंघ के बता देती है कि प्याज ब्राउन हो गया है। सिर्फ स्मेल की सेंस नहीं, बाकी जितनी भी रिमेनिंग सेंसेस है ना, ये सारी सब बढ़ जाती हैं, सारी बढ़ जाती हैं और सारी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने टास्क को फुलफिल कर रही होती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें समझाएं। जैसे साउंड होती है, आपको सालन तैयार हो गया तो ऑयल ऊपर आ रहा है, आप लोग को नज़र आ रहा है,
लेकिन मुझे उसकी साउंड आ रही है कि वो ऑयल ऊपर आ गई, रेडी है माशाल्लाह। और जैसे फ्राइज हैं वो क्रिस्पी हो रहे होते हैं तो मैं स्पून से उसको टच कर रही होती हूँ तो उसका एक टेक्सचर बिल्कुल क्रिस्पी सा हो चुका है। सेंस ऑफ फील भी आपकी हेल्प कर रही है। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपके ये शौक आपको बचपन से, मतलब वैसे मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन जब घर में काम करती हैं तो उनके बच्चे उनको देखते हैं तो बेटियों को शौक होता है कि मामा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, मुझे भी किचन में काम करने का काफ़ी शौक है। आपको कैसे ये शौक हुआ कि मुझे कुकिंग करनी है? बस मेरा ख्याल से मेरा जो हॉबी थी या मेरा शौक था वो स्टार्ट में आपका ये कोई सवाल जो है ना अली से ज्यादा बनता है, वो लड़का है, लड़कों को तो होता ही नहीं है ना शौक, लड़कियों को तो फिर भी एक नेचुरली आ जाता है। अली आपको कैसे शौक हुआ खाने का? अच्छा, मुझे खाने का शौक कैसे हुआ? अच्छा सवाल है आपका, बड़ा ज़बरदस्त। मुझे बेसिकली फ़िज़ा को देख के शौक हुआ कि फ़िज़ा बहुत पैशनेट थी कुकिंग के हवाले से। तो मुझे लगा कि जो इनका पैशन है उसको क्यों ना हम कन्वर्ट कर दें इनके प्रोफेशन में। तो बस फिर वहाँ से हमने जो है ख़ास फूड्स के बारे में सोचा, और ख़ास फूड्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, हम ख़ास फूड से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ख़ास फूड्स का इवॉल्व कैसे हुआ। तो आप लोग का ब्रांड इज कॉल्ड खास फूड्स? इट्स खास फूड्स। खास फूड। अब आपके पेजेस बने हुए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक बने हुए हैं, बिल्कुल। तो आप लोग शादियां वगैरह, केटरिंग वगैरह सब कुछ, या सिर्फ छोटे ऑर्डर्स? नॉट शादियां बट दावतें, बर्थडेज एंड ऑल, पार्टीज। यस, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे अभी आपने तला ही बोला कि ये अली से सवाल बनता है, मैंने ऐसी कई ख़वातीन देखी जिन्हें खाना पकाने का बिल्कुल शौक नहीं होता और जब वो सालन पेश करती हैं तो उसकी शक्ल बता देती है कि ये बज़ाहिर जो दिख रहा है ये खाने में इससे भी बुरा होगा। तो ये बददिली से वो ख़वातीन फिर खाना पकाती हैं। आप अपना जिक्र बात भी कर लीजिएगा, सारे सभी मेहमानों की बात करते हैं यार। अली से पूछते हैं कुछ। मैं तला की बात का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं बनाया। अच्छा फिजा, मुझे ये बताएगा आप, अच्छा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ लें, वरना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दोनों अब साथ इस खास फूड्स को रन कर रहे हैं, दोनों साथ काम करते हैं? जी, हम लोग साथ ही काम करते हैं और मेनली फिजा जो है वो कुकिंग और किचन के। सबसे मशहूर डिश फिजा आपकी कौन सी है? बिरयानी। चिकन, कराची वालों की ऑल टाइम फेवरेट। चिकन बिरयानी। अच्छा, मुझे बीफ अच्छी लगती है, गोश्त की ज्यादा अच्छी होती है ना, चिकन में तो आजकल वो बात ही नहीं रही मुझे लगता है। हाँ, लेकिन लोग जो है ना वो देसी चिकन की बिरयानी खाएं, वो भी अवेलेबल है आपके खास फूड? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी आप लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं और आगे आप लोगों का प्लान क्या है, इसको कितना आगे मतलब बढ़ाना है, क्या करना क्या है? अच्छा, इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस राइट नाउ, और हम इस वक्त छोटे पार्टीज़ को, दावतों को और केटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि ऑफिसेज़ में और घरों में लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, हम उनको केटर कर रहे होते हैं। जहाँ तक बढ़ाने की बात आपने की है तो बिल्कुल इसको एक प्रॉपर फिज़िकल रेस्टोरेंट में भी हमने कन्वर्ट करना है, जहाँ पे लोग आएँ और बैठ के खाना खाएं, और वहाँ पे भी हम इसको एक वो करें। बट एक और कॉन्सेप्ट है डाइनिंग इन द डार्क से रिलेटेड जो मैं बात कर रहा था। दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में डार्क कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, उनको ब्लाइंड फोल्ड या डार्क एनवायरनमेंट में खाना खिलाया जाता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, और अभी जैसे क्यों ना आप खोले पाकिस्तान का पहला डार्क रेस्टोरेंट। इस तरह का इरादा बिल्कुल है, बस थोड़े से सर्कमस्टांसेस मुल्क के थोड़े बेहतर हो जाए। तो लेट्स से कि इस पर कोई इन्वेस्टर आपको सुन रहा है, आपको कांटेक्ट करता है खास फूड पे, तो क्या आप उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? डेफिनेटली। अच्छा, ये बता दीजिए आखिर में कि क्या आप दोनों ने लाइव और ब्लाइंड शेफ देखा है? फिजा इसका ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। फिजा, इज देयर एनी अदर ब्लाइंड शेफ आपकी नॉलेज में? जी, आई थिंक वो क्रिस्टीन हैं, 2-3 हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में हमारे पास बहुत रेयर ऑप्शंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिजा जो है वो प्रोफेशनली पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड शेफ हैं। तो चले फिर इंशाल्लाह मैं चाहूँगा, अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करूँगा, अपनी मार्केटिंग टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एक कुकिंग का सेगमेंट होता है, उसके अंदर हम क्यों ना फिजा से कुछ पकवाएं, ताकि मालूम पड़ जाए फिजा के हाथ में है आखिर कितना जायका। अगर आप इजाजत दें तो मैं अब कुछ बात कर लूँ या आप रुक जाऊँ? कोई जरूरत नहीं आपको बात करने की। अच्छा ये सितारों का हाल अब हमने जानना है, उसमें इनको दिलचस्पी नहीं होती, इनको वैसे भी चुप रहना है, तो इजाज़त मैंने गलत इनसे मांगी है। सियासी सूरत हाल में बढ़ती कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ शारजा ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि माजी के तख्त तजुर्बात के बाद आज फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। क्रिकेट के मैदान में होने वाली मैच सीरीज में फातेह कौन होगा, इस पर बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह में ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा, वेलकम टू दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं आपकी वाली हरकतें नहीं करूंगी। कितने फड्डे होने आज मैच में? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों? ठीक ठाक हैं? रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं हम एक दूसरे को, अगर आप पूछना चाह रही हैं तो। मुश्किल होता है रोजे में बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना यही तो रोजे की तो यही अहमियत है कि बर्दाश्त किया जाए। अच्छा उनसा, मुझे ये बताइएगा, लाहौर में कुछ सूरत हाल खासी ख़राब है,
पकड़ दकड़ शुरू हो गई है पीटीआई के वर्कर्स की, मीडिया मैनेजर्स की। केसेस रजिस्टर हो चुके हैं खान साहब पर 100 से जायद, और वो लाइव थ्रेट्स के हवाले से भी बार बार बता चुके हैं। मुस्तकबिल में क्या सिचुएशन बनती देख रही हैं आप? अगर पीटीआई के बारे में बात करें तो पीटीआई के लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, बेइंतहा प्रॉब्लम्स चैलेंजेस नजर आ रही है। पीटीआई आने वाले दिनों में पीटीआई को जो फेस करने पड़ेंगे, बहुत लड़ाइयां नजर आ रही हैं, बहुत सख्त चैलेंजेस नजर आ रहे हैं जो पीटीआई के वर्कर्स हैं। ओवरऑल पार्टी की सिचुएशन मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए जो कार्ड मैंने निकाला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के भी इस वक्त जो करंट एनर्जी नजर आ रही है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो इनको बहुत बच के रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, सिक्योरिटी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जैसे ही ये साल शुरू हुआ था तो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि एक हमला हो चुका है खान साहब पे और एक और हमला मुतवक्का है। सही। और हाँ, अच्छा उनसा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और ये क्रिकेट सीरीज पर आपसे बात हो, तलहा की इजाज़त से हमारे साथ बहुत ही ख़ास 2 मेहमान मौजूद हैं, फ़िज़ा हुसैन और मोहम्मद अली ख़ान। ये दोनों ब्लाइंड शेफ्स हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पार्टीज़ लेवल पर केटरिंग कर रहे हैं और पेजेस भी इनके हैं, इनके हाँ ख़ास फूड के नाम से। ख़ास फूड के हवाले से प्रेडिक्शन कीजिएगा, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इन्हें करना चाहिए, मशवरा क्या है इनके लिए? देखिए कार्ड्स तो बहुत जबरदस्त आए हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लास्ट कार्ड बहुत सन का कार्ड है, फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, सेटिस्फैक्शन। लेकिन यहाँ पर जो बीच का सेंटर वाला जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि चैलेंजेस जरूर होंगे। ऐसे लोग भी उनको हो सकता है एज अ पार्टनर ज्वाइन करें, एज अ टीम ज्वाइन करें जो उनके लिए मतलब डिप्लोमेटिक होंगे, उनको फ्रॉड चीट करने की कोशिश करेंगे। तो एज अ पार्टनर ये इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। आगे फ्यूचर अगर हम देखते हैं तो इनको फेम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और कुछ अवार्ड्स भी इनको अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर बस ये कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सही, चले भी ट्रस्ट आपने हर किसी पर नहीं करना, उनसा ने आपको बता दिया। घर एक बिरयानी की वो देख भिजवा देना। अच्छा जनाब, अभी अच्छा चले अब पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सीरीज है उस पर भी मैं आपसे जानूंगी। हमने बिरयानी का वादा कर दिया है, फिजा के हाथ की बनी हुई बिरयानी हम सब खाएंगे, उनसा भी खाएंगी इफ्तारी के बाद। लेकिन कुछ सितारों का सवाल आपने करना तो बिल्कुल, मैं पाक अफगान सीरीज के हवाले से जान रही हूँ किसका पलड़ा भारी लग रहा है, उनसा अफगानिस्तान या पाकिस्तान? जी वैसे तला आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। हमारे शो खत्म करके दोनों रायता सैलेड जरूर होना चाहिए। जी दोनों तीनों चीजें तैयार है। वेरी गुड। तो अच्छा आप जो है मैच की तरफ आते हैं। आज की जो पाकिस्तान के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अफगानिस्तान टीम के लिए। तो बिल्कुल सक्सेस कामयाबी जो है वो पाकिस्तानी टीम को मिलेगी। लेकिन अफगानिस्तान की जो टीम है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि टफ टाइम जरूर देगी पाकिस्तानी टीम को। वन साइडेड मैच नहीं होगा, जबरदस्त मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान की ही कामयाबी है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका उनसा। पाकिस्तान की कामयाबी आपको दिखाई दे रही है, सी में जा रही है और यंगस्टर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया फिजा का, बहुत शुक्रिया अली का जो हमारे शो पे आए, हमारे सेट पे आए। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो कुकिंग सेगमेंट होता है डालडा का दस्तरखान, उनमें हम अली और फिजा से किसी दिन बहुत जल्दी कुछ पकवाएंगे ताकि लोग भी देखें ये दोनों पकाते कैसे हैं, आखिर सीक्रेट है क्या। चले जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, बोल के जायके में आपको खुश आमदेद कहेंगे। आज माशाल्लाह से हमारे किचन में काफ़ी रौनक आपको दिखाई दे रही है क्योंकि डालडा के साथ साथ सेब्रोसो भी आपको नज़र आ रहा है और पाकोला मिल्क भी आपको दिखाई दे रहा है। ये रमज़ान की रौनक है, ये सब चीज़ें जब तक दस्तरखान पर ना हो हमें मज़ा नहीं आता। और शेफ़ ज़ुबैर मलिक भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आज मैं सोच रहा हूँ गैस करवाऊँ आपसे कि रेसिपीज देखिए आप गैस करें कि आज हम बना क्या रहे हैं। आप रेसिपीज बताएं। मैं रेसिपीज बता दूँ। अच्छा पास्ता है हमारे पास, बेसन है
और चिकन की कीमा पड़ा है मेरे पास, और ऑफ कोर्स साबुत धनिया, नमक, दही, क्रीम और साथ में मैदा है। अच्छा, हरे प्याज हमने गार्निशिंग के लिए रखे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी तो पास्ते से तो पता चल रहा है कि आप पास्ता बना रहे हैं। पास्ता बना रहे हैं, आप गैस करिए कौन सा पास्ता हो सकता है वैसे? क्रीम भी है। बहुत करीब करीब आप आ रही हैं। बहुत मशहूर पास्ता है जो कि चलिए आप बता दें। अल्फ्रेडो पास्ता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम सबरूसो का चिकन इस्तेमाल करेंगे। आजकल वैसे ही जो है ना मार्केट में आपने चेक किया होगा कि रेडीमेड चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, लेकिन सबरूसो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना। अच्छा, ये बेस्ट क्यों, मैं ये भी बता दूं, हैचरी से लेके फीड, फार्मिंग और जितना भी ये प्रोसेसिंग है उसमें ये लोग बड़े मतलब खास ख्याल रखा जाता है। ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम है, ऑटोमेटेड मशीनरी के थ्रू ये लोग अपनी चीज़ें जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको बना रहे हैं। तो आजकल का दौर जैसे कि कोविड भी गुजरा है तो ह्यूमन कांटेक्ट कोशिश किया जा रहा है कम से कम हो, तो ऐसे में ऐसी चीज़ें ज़्यादा हाइजीनिक हैं जो कि मशीनरी के थ्रू बनाई जा रही हैं और बड़ी सेफ्टी के साथ इनको बनाया जा रहा है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है सबरूसो की, मैंने भी ट्राई की हैं। और साथ साथ डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। एग्जैक्टली, तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, तो खाने में चार चांद कैसे नहीं लगेंगे? लगेंगे बिल्कुल। और पाकोला मिल्क साथ अफ्तार के वक्त खजूर के साथ पाकोला मिल्क हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ये भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारे घर में तो पाकोला मिल्क ही आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचा डालडा कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट आपने थोड़ा सा जो है प्री हीट करना है। प्री हीट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, अल्फ्रेडो पास्ता की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आप सिंपल चॉप गार्लिक ऐड करेंगे और ये तकरीबन मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप करके रखा हुआ है। तो ये मैं शामिल कर रहा हूँ, 2 से 3 जगह हैं मैंने इसको चॉप करके रख लिया है, ठीक है। ये मैं शामिल कर रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, बहुत लाइट से सौते करेंगे इसको, ठीक है। और सौते करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगा 1 खाने का चमचा मेरे पास मौजूद है यहाँ पे मैदा, ठीक है, वो हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा, मैदा बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना हमने, बस 1 टीस्पून काफ़ी है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो सॉस। अल्फ्रेडो पास्ता के लिए सबसे पहले आपने अल्फ्रेडो सॉस बनाना है, तो अल्फ्रेडो सॉस के लिए आपने यहाँ पे क्या शामिल किया, सबसे पहले 2 से 3 खाने का चमचा डालडा कुकिंग ऑयल, और उसके साथ हमने शामिल किया यहाँ पे चॉप गार्लिक का 2 से 3 जगह, उसको आप अच्छी तरह से चॉप कर लीजिएगा। फिर हमने इसमें शामिल किया है मैदे का। मैदा डालने के फ़ौरन बाद आपने सडन यहाँ पे शामिल करना है, ये तकरीबन आप कह लें कि 1 कप के करीब मिल्क है और थिक मिल्क है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक मिल्क वाली है, तो आपने भी जब सॉस बनाना है घर में तो आप इसी तरह का मिल्क इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि फुल क्रीम मिल्क। यस, लेकिन हम क्रीम भी आखिर में शामिल करेंगे क्योंकि अल्फ्रेडो पास्ता हो और उसके अंदर क्रीम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसलिए इसमें चीज़ शामिल नहीं कर रहा अल्फ्रेडो पास्ता में क्योंकि ऑलरेडी क्रीम इतना हैवी है और उसके साथ फिर हमने फुल हैवी व्हिपिंग क्रीम जो है वो शामिल कर दिया है, तो ऑलरेडी जो है ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब अगर आप सहरी में कंज्यूम कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, वो हैवी नहीं हो जाएगा? कुछ देसी से हट की, वैसे तो हम 2-3 पराठे खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, साथ में कबाब भी चल रहे हैं, फिर सालन भी चल रहा होता है, तो उसके साथ साथ जो है ना मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हैवी हो जाता है एज कम्पेयर टू अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, इसके साथ जो है एक रेसिपी हम और बना रहे हैं और वो है हम कीमे के जो है पकौड़े बनाएंगे। कीमे के पकौड़े मैंने पहली बार सुना है क्योंकि पकौड़े बेसन के होते हैं, उसमें आलू डल जाते हैं, प्याज डल जाते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ पालक डल जाता है कि कीमे के पकौड़े बनेंगे। वाह, ये आज थोड़ी सी नई इन्वेंशन है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी भी रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, सिंपल आपने सिर्फ इसमें कीमे का इस्तेमाल करना है। साथ साथ मेरे पास चॉप किए हुए प्याज है, हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे हम, और इसके साथ साथ जो लवाजमात आप और जो शामिल कर रहे होते हैं, हरी मिर्चें, और उसके साथ आप पालक भी ऐड कर सकते हैं इसमें, इट्स अप टू यू, ऑप्शनल है आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा, सॉस अब आप देखें कि ये आहिस्ता से जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हम शामिल करेंगे ये मेरे पास है सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूँगा, वो उससे और भी ज़रा फ्लेवर इनहेंस होगा इसका। सही। तो ये अच्छा, मैं थोड़ा सा हाथ से डाल लेता हूँ क्योंकि हम शेफ्स को आदत है हाथ से स्पाइसेस को ड्रॉप करने का, ठीक है। तो इसको 2-3 मिनट हमने मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास मौजूद है पास्ता। अच्छा, पास्ता को जो है आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना ये सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाता है और फिर इसकी जो अपनी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये आपने सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया है? हाँ, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने, ठीक है। और इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम पास्ता ऐड कर देंगे,
ठीक है। और ये तकरीबन आपने 300 ग्राम के करीब इसमें पास्ता ऐड करना है, और ये पास्ता मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था, ठीक है। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब पास्ता है। थोड़ा सा मैं बचा लूँगा आखिर में गार्निशिंग के लिए, ठीक है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और इसको आप थोड़ा सा मिक्स करिए, फिर मैं इसमें क्रीम भी डाल देता हूँ साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स है, थोड़ा सा हम गार्निश में भी ऊपर इस्तेमाल करेंगे ऑन टॉप, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें भी जो है ऊपर से ऑन टॉप शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम, जो कि इस रेसिपी की जान है। ये तकरीबन 2 खाने का चमचा मैंने फ्रेश क्रीम डाल दिया, ठीक है। अच्छा, क्रीम डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, आपने बस इसको 2-3 मिनट के लिए चमचा चलाना है, एंड अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो रेडी है सर्व करने के लिए। क्विक, बहुत क्विक रेसिपी है। अगर अच्छा, इसमें हम ऐड कर सकते हैं चिकन, ऐड कर सकते हैं, इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम डाल दिया इसमें, और साथ में जो है हमने मिल्क का भी शामिल किया है, तो ऑलरेडी जो है ये हैवी हो चुके हैं। हाँ, अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, चेडर भी, मोज़रेला भी। एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो है ऑरिगानो, जो कि पास्ता का मेन जूस है, तो वो मैंने नहीं शामिल किया, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। शक्ल से भी ये बड़ा मज़े का लग रहा है, और ये भी एक ऐसी रेसिपी है जो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें एज सच कोई रेड चिली फ्लेक्स ऐसा कुछ नहीं डाला गया। हल्की सी ब्लैक पेपर है, वो आप इससे भी कम कर देंगे तो ये भी आप खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। आपने नाम लिया ना, चिली फ्लेक और साथ में जो है रेड चिली या ऊपर से ऑन टॉप डाल सकते हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ सर्व बोल के अंदर, ठीक है, इस तरह से। और ये अच्छा, वैसे मैं आमतौर पर जब ये पास्ता बनाती हूँ तो इसमें चिकन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, लाजमी यूज़ करती हूँ। और सेब्रोसो का चिकन, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइजीनिक जो है बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट ये लोग कम रखते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि घर में भी वो चीज़ें जो बनती हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि समटाइम्स हम लोगों के हाथ गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटेड है, मशीन्स के थ्रू बना है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आपका ट्रस्ट इस पर बन जाएगा। बड़ा अच्छा ये ब्रांड है, मैंने भी रिसेंटली इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हुई हूँ। तो अभी हम जनाब अब जा रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, वो है बिल्कुल दूसरी रेसिपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी कीमे वाले पकौड़े। एग्जैक्टली। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बेसन तकरीबन 300 ग्राम के करीब, और इसमें मैं शामिल करूँगा तकरीबन 150 ग्राम के करीब जो है प्याज, मेरे पास चॉप किया हुआ, बारीक किया हुआ ये प्याज है, जो कि आप पकौड़ों के अंदर शामिल करते हैं, तो मैं इस तरह से इसमें शामिल कर देता हूँ। अच्छा, और मैं एक बात और भी बता दूं कि हमारे जो शेफ़ ज़ुबैर मलिक हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो आप रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा खा के जो कि आप हैवी फील करते हैं या परेशान होते हैं जब रोज़े में आप रहते हैं, तो ये आपको बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है। तो आप कांटेक्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए और आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे कि आपकी मुश्किल का हल क्या है जनाब। तो अभी इन्होंने मैरिनेशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा, बेसन 350 ग्राम के बेसन है, ठीक है। इसमें 150 ग्राम के करीब मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल किया है, साबुत धनिया मैंने जिसमें शामिल किया है, जो कि पकौड़े इसके बगैर जो है वो हो ही नहीं सकते, तो ये मैंने हरी प्याज शामिल कर दिया तकरीबन 50 ग्राम के करीब, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें रेड चिली और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जो कि बारीक पिसा हुआ जो होता है पाउडर फॉर्म में, वो भी आप शामिल कर सकते हैं, वो मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये कीमे के पकौड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, कीमा भी आपने थोड़ा सा स्लाइटली कुक किया हुआ है, मैंने बस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और उसके साथ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से भून के बस इसको इतना पकाया कि सही। अच्छा, मैं 70% डाल दूं, बिल्कुल डालडा कुकिंग ऑयल डाल दें इसमें, ताकि प्री अब ये है 80 सालों से माओ का भरोसा, डालडा कुकिंग ऑयल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करते क्वालिटी पर, और अभी तो माशाल्लाह से इस पे ये इसीलिए कामयाब ब्रांड है कि इस पे भरोसा। आप लोग अपने घरों में सुन रहे होंगे डालडा का कुकिंग ऑयल ले आओ, ये सभी को पता है कि डालडा एक ज़बरदस्त ब्रांड है और जिस पे सबका भरोसा है, मैं भी इस पे भरोसा करती हूँ। तो आज हमारा जो ये दस्तरखान है, इस पे जो कुछ बन रहा है वो डालडा कुकिंग ऑयल में बन रहा है, और अब मज़े मज़े के कीमे वाले पकौड़े बनने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए
और शेफ़ ज़ुबैर से जानिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि जिनका हल सोच रहे हैं कि क्या निकलना चाहिए, वेट कैसे रिड्यूस करें, वेट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, उसका भी ये हल आपको बताएंगे। तो नंबर आप स्क्रीन पर चलता देख रहे हैं, सवाल कीजिए, जवाब आपको शेफ़ ज़ुबैर ज़रूर देंगे। और अभी हमारे कीमे वाले पकौड़े जो हैं वो इन प्रोसेस है। मैंने ये तमाम मसाले डालने के बाद जो है ना, अब पानी से मैं इस पकौड़े के बैटर बनाऊंगा। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करना है, बहुत ज़्यादा पतला जो है ना वो नहीं होना चाहिए जो उसका बैटर बनेगा, तो उसका मिक्सचर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप पकौड़ों का बैटर बनाएं। अच्छा, अभी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया लाहौर से, मलिक जावेद हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया है, मौजूद हैं। जी मलिक साहब, क्या सवाल करेंगे आप? अच्छा मैडम, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बेटा है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी है और अब रमज़ान शरीफ में जो है रोज़े भी रख रहा है, तो उसकी मैं चाह रहा हूँ कि सेहत के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी रेसिपी हमें मिल जाए जिससे उसकी जो सेहत है वो भी डाउन ना हो जाए। अच्छा, यानी कि फिटनेस बरकरार रहे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ज़ुबैर उनके लिए पूछ रहे हैं कि उनकी फिटनेस के लिए बताएं। क्रिकेट खेलने वाले हैं वो और वो चाहते हैं कि रमज़ान में रोज़े भी रखें और फिटनेस उनकी बरकरार रहे। देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब रमज़ान में भी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है, अगर आप चाहते हैं, एक तो सबसे अच्छी बात है कि रमज़ान में आप बहुत तेज़ी से वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं, 10 से 12 किलो। तो उसके लिए आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आप ऑयली चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें। उसके साथ फाइबर का इंटेक बढ़ा दें, जितनी भी ग्रीन वेजीज़ हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसका इंटेक बढ़ा दें। और कोशिश करें अफ्तारी के टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी और सहरी जब आप कंज्यूम करें तो उस टाइम आपने ग्रीन टी लाजमी कंज्यूम करना है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आपने जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल का बड़ा खास ख्याल। अच्छा, इनको वेट रिड्यूस नहीं करना, ये चाहते हैं कि हम, क्योंकि वो खेलते हैं तो लिहाजा जो फिटनेस है वो बरकरार रहे, वीकनेस फील ना हो रोजे रखने। हाई प्रोटीन मील्स, उसके लिए फिर हाई प्रोटीन मील है, आपने रोज़ाना पर डे जो है तकरीबन 600 ग्राम के करीब प्रोटीन लाजमी कंज्यूम करना है, लेकिन उसके साथ भी वेजिटेबल लाजमी कंज्यूम करना है। सही भाई, आजकल के जो हालात हैं उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, जो कि आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है और आपकी फिटनेस बरकरार रहती है। तो आप जनाब क्रिकेट भी खेलें लेकिन हाई प्रोटीन मील्स लें, अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, नींद पूरी करें, खेलते भी रहें, तो इंशाल्लाह फिट रहेंगे। आजकल वैसे ही जो है ना बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई लोगों को, आप देखें कि जंक फूड की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया है, तो अब कोशिश करें कि हाई प्रोटीन मील्स का ज़्यादा कंज्यूम करें, हाई फाइबर की जो आपके जो वेजीज़ हैं वो कंज्यूम करें, तो उससे आप देखिएगा आप काफ़ी फिट रहेंगे। बिल्कुल। और अभी हमारे जो कीमे वाले पकौड़े बन रहे हैं उसका जो रेसिपी चार्ट है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, इसमें क्या क्या हम लोगों ने शामिल किया, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या थे। अच्छा, इसको अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स, सही, ठीक है। और मिक्स करने के बाद अब इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल जो है मैंने अच्छी तरह से मीडियम आपने जो है मीडियम हीट पे इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यूँ डाल लेते हैं। जी, ये रेसिपी कार्ड आप इस वक्त देख रहे हैं और इसमें जनाब ज़ुबैर आप बताइएगा क्या क्या इसमें शामिल है जो आपने डाला। अच्छा, इसमें जो है 350 ग्राम के करीब बेसन है और इसमें 150 ग्राम के करीब जो है प्याज है, मैंने वो चॉप करके शामिल किया है, ठीक है। हरी प्याज है वो मैंने इसमें शामिल की है। ऑफकोर्स कीमे के पकौड़े हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपने जो है इसमें कीमा शामिल किया। कीमे को मैंने पहले से कुक कर लिया था, प्याज और लहसुन में शामिल करके, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च वो शामिल कर लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने जो है इसमें मसाले ऐड कर लीजिएगा, नमक और काले मिर्चों का, साथ साथ थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ये साबुत धनिया शामिल किया था 1 चमचा खाने का, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से रेड चिली पाउडर या पेपरिका या फिर आप गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर या फिर धनिया पाउडर आप। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि जब तक धनिया, खुश्क धनिया ऐड ना करो पकौड़ों में, पकौड़ों का मज़ा नहीं आता, उसकी बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती है पकौड़ों में से और चाय के साथ तो मज़ा आ जाता है फिर। अभी हम एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है, अली लाहौर से में ज्वाइन कर चुके हैं। जी अली, वेलकम टू आवर शो, क्या सवाल करेंगे? मैंने ये पूछना था, वेट लूजिंग का मैं पूछना चाह रहा था कि सहरी और इफ्तारी ज़रा अच्छी वाली मजा। वेट रिड्यूस कैसे किया जाए ज़ुबैर बताइएगा, सहरी और इफ्तारी में ऐसा क्या खाएं कि वज़न कम हो? अच्छा, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वेट कितना है इनका भी। अच्छा, वेट तो वैसे मैं सजेस्ट कर देता हूँ पर डे जो है 1000 कैलोरीज या 1100 कैलोरीज के ऊपर आप डाइट कंज्यूम करें। उसमें कोशिश करें कि कार्ब्स आपने लेस कर देना है, कार्ब्स आपने किसी किस्म का भी नहीं खाना, और कोशिश करें फैट आप लें लेकिन अच्छे फैट्स लें, लाइक पीनट बटर या फिर ड्राई फ्रूट या फिर आप जो है अच्छा, वैसे मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि कार्ब्स क्या होते हैं जो कि आप कट ऑफ करने का बोल रहे हैं। कार्ब्स यानी कि जो कि वाइट चावल है और वो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, नान है, पिज़्ज़ा डो है, रोटी है, शीरमाल है और इसके साथ और बहुत सारे ऐसे लवाजमात हैं
जो कि आप शादियों में या फिर आप जैसे बर्गर के अंदर बन होता है, उस एक बर्गर में भी ठीक ठाक कैलोरीज होती हैं। बिल्कुल, ये हमें नहीं पता, हम खा रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, वैसे मैंने इतना ज़्यादा इसको गूगल किया है और इतना ज़्यादा शेफ्स के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मैं बैठी हूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कार्ब्स किन किन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैं भी गाइड कर सकती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा डो, नान और रोटी में भी कार्ब्स होते हैं, इसलिए रोटी भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। पराठों की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं खाने चाहिए बहुत ज़्यादा। चावल नहीं खाने चाहिए। अक्सर जो लोग वेट रिड्यूस करते हैं उनको मैंने देखा है कि अगर चावल, कुछ लोग चावल नहीं छोड़ सकते, उनको चावल इतने पसंद होते हैं, बिल्कुल, तो वो डबल बॉयल करते हैं चावलों को। भले चावलों के वो जो वो कहते हैं ना कि खड़ा खड़ापन जो होता है वो चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन स्टार्च जितना ज़्यादा निकल जाए उतना अच्छा है कि वो फिर आपका वेट उस तरह से पुट ऑन नहीं करते। तो आप डबल बॉयल करके भी चावल खा सकते हैं। अच्छा, स्टीम राइस जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। स्टीम राइस का स्टार्च क्योंकि निकल जाता है जब आप पानी में बॉईल करते हैं, तो उसका स्टार्च ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। 70% जो उसका कार्ब्स का जो एक वो इफेक्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। सही। तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर अगर आपने वेट लॉस करना है, आपने पर डे 1000 कैलोरीज के ऊपर जो है वो डाइट कंज्यूम करना है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि आपने हाई प्रोटीन मील कंज्यूम करनी है, उसके साथ आप हाई फाइबर मील्स कंज्यूम करें, जिसमें तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, इसका ख़ास आपने एहतमाम करना है घर में जब आप पिएं, क्योंकि दिन में 3 टाइम आपको लाजमी पीना है। अच्छा, सुबह एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी के अंदर, बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए भी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी आप सुबह पी के देखिएगा गर्म पानी में, या आप कॉफ़ी में भी डाल दें, इट्स ओके, वो भी डाल के आप कंज्यूम कर ले। आप देखिएगा कितना आपको वेट लॉस के अंदर भी मदद मिलेगा। साथ साथ अगर आपको अल्लाह ना करे शुगर है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उसमें भी बड़ा ये आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब एक बात और जो कि मैं यहाँ पर नाज़रीन को बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्कीमे वाले जो समोसे हैं, पकौड़े हैं, इनके अंदर मतलब स्टफिंग समोसों में भी यूज़ हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। तो इसमें जो हम लोगों ने ये चिकन सेब्रोसो का यूज़ किया है, इसकी एक ख़ास बात और भी है कि सेब्रोसो के तमाम प्रोडक्ट्स हलाल हैं, कि बाकायदा ये जिस तरह से हम पढ़ के ज़िबा करते हैं जानवर को, वैसे किए जाते हैं। इंटरनेशनली इसको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है इस हवाले से कि हलाल प्रोडक्ट्स हैं और किसी मशीनरी के थ्रू स्लॉटर हाउस में उस तरह से इनको ज़िबा नहीं किया जाता। बाकायदा पढ़ कर इसकी तस्दीक हुई है कि तकबीर पढ़ने के बाद इसको मतलब ज़िबा किया जाता है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये पकौड़े इन प्रोग्रेस है, ठीक है, ब्राउन होने तक जो है इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, पास्ता के अंदर जो है सब्रोसो का जो है हमने चिकन भी ऐड करना है, तो मुझे अगर एक फ्राई पैन मिल जाए तो मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ। सब्रोसो का चिकन है ना, ये कोफ्ता जो है मैंने अल्फ्रेडो पास्ता के ऊपर सर्व करना है। एक तो गोला कबाब है, हाँ गोला कबाब एग्जैक्टली, ये बात। तो ये हम शामिल कर रहे हैं। और आजकल जो है ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया घर पे, कि अब आपको जो है ना मलाई कोफ्ता, मलाई बोटी, बिल्कुल, मतलब अगर मेहमान अचानक से आ गए हैं तो कुछ मुश्किल नहीं रह गया। अब क्विकली इसमें एक सबसे बड़ी खास बात है, किसी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, केमिकल जैसे स्टोर करने के लिए डाला जाता है। तो ये नेचुरली आप कह लें कि जिस तरह आप होममेड घर के अंदर जिस तरह चीज़ें बनाते हैं उसी तरह से सब। हमारे पास अब टाइम बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल मतलब एंड पे है टाइम। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से हम इन पकौड़ों को निकालें और इनकी गार्निशिंग करें। और ये सेब्रोसो के जो ये हैं, गोला कबाब हो गया, चिकन हो गई, ये आप हर तरह से अपने इस पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हम तो 30 डेज़ वैसे ही इस पे रेसिपीज़ पे जो डिफरेंट मेंशन करेंगे इंशाल्लाह। और चूँकि टाइम कम है, मेरा ख्याल है कि इसको भी हम फ्राई नहीं करते हैं। नाज़रीन को पता तो चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये उसमें पास्ता में डाल के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। हर मार्ट में आपको मिलेगा सेब्रोसो के प्रोडक्ट्स। तो आप जाएं, बाय करें और अपनी अफ्तारी को मज़े का बनाएं। बस ये पकौड़े हो गए डन। अच्छा, इसके साथ जो है वो हरी चटनी या फिर केचप, या फिर वैसे मैं ग्रीन चटनी जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा से, क्योंकि पकौड़ों के साथ वो हरी चटनी ही मज़े की लगती है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा ऑन टॉप ऊपर फ्रेश क्रीम सर्व करूँगा और साथ में हरी प्याज है। सही, ठीक है, और ये हो गया तैयार। ये हो गए। अच्छा, इनका कलर इसलिए ब्राउनिश नहीं है क्योंकि इसमें चिकन डला हुआ है। Exactly. तो वो बहुत ज़्यादा इसलिए इसने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं लिया, लेकिन ये शक्ल से पता चल रहा है कि काफ़ी मज़े के होंगे, उनके इंग्रेडिएंट्स बड़े मज़े के थे। अच्छा, इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये ब्लैक ऑलिव्स, ठीक है, इस तरह से। सही। और ये आ गया थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और ये चिकन के पकौड़े हो गए तैयार। ज़बरदस्त। अच्छा, ब्राउन करना है, इट्स ओके फाइन, आप इसको देर तक पकाते रहें तो वो और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और ब्राउन हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है।
चलें जनाब, ये हमारा आज अल्फ्रेडो पास्ता और कीमे के पकौड़े रेडी हैं और हम बिल्कुल इफ्तार में इनको नोश फरमाएंगे। आपके पास भी टाइम है क्योंकि भी इफ्तार में टाइम है, तो आप इनको घर पे ट्राई कीजिए। इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर मौजूद होंगे। सेब्रोसो का जो चिकन है वो यूज़ करना मत भूलिएगा और पाकोला मिल्क भी लाजमी होना चाहिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, चलते हैं तलहा के पास आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। सैर शब पकोड़े और अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के बाद वापस इस सेट पर मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि आपने मास्टर फ्रेम में देखा कि इस वक्त हमें सेट पर एक बड़ी नूरानी हस्ती और शख्सियत ने ज्वाइन कर लिया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, दामद बरकात मलालिया, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप आते हैं हमारे शो पे, चार चांद लग जाते हैं। अब जो सवाल मैं अल्लामा साहब से आज करना चाह रहा हूँ वो आप पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कान खोल कर थोड़ा गौर से सुनिएगा। हम कुछ ऐसे से मुसलमान बन चुके हैं कि हम 11 महीने फ़र्ज नमाज तो नहीं पढ़ते, रमज़ान आता है तो तरावी के लिए फ़ौरन भागते हैं। हम ऐसे मुसलमान बन गए हैं जिनके यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफिकत आम सी बात है। हम नहीं समझते कि हमारे दीन की असल रूह, असल जिस्ट क्या है, इंसानियत की क्या अहमियत है। अल्लामा साहब से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं समझता था कि अब मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहता हूं, लेकिन जो हालात मुझे नजर आते हैं, मैं मजबूरन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मुनाफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मुझे नजर आती है। क्यों अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल मसला ये है कि इंसान अंदर से दो चीज़ों का मजमुआ है, हैवान और मलकूती पहलू। ये जो हैवानियत का गलबा होता है ना, ये उमूमी तौर पर तमाम दुनिया में तमाम इंसानों में है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर एक नबी आता तो काफ़ी था, अल्लाह ने 1,24,000 भेजे इसलिए कि वो मुसलसल आएँ और तरबियत करते रहें। एक किताब भेजना काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ने 4 किताबें भेजी। अल्लाह ने औलियाउल्लाह भेजे। फिर हर वो मौका जिसमें इंसान उस हैवानियत से इंसानियत की तरफ सफ़र कर सके, उसने वो मौका इंसान को दिया, जिसमें एक मौका इस वक्त है जिसमें हम बैठे हुए हैं। रमज़ान मुबारक का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है, अगर अहादीस को आप देखें तो वो क्या है? अगर रसूल करीम के खुतबे शाबानिया को देखें तो उस खुतबे शाबानिया में यहाँ तक कहा गया है कि ये वो महीना है जिसमें शैतान बांध दिए जाते हैं, ये वो महीना है जिसमें आपकी सांसें तस्बीह शुमार होती हैं, ये वो महीना है जिसमें आपका सोना इबादत कहलाता है। हम फिर भी मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हमारे शैतान नजर आ रहा है। उसी तरफ आ रहा हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मुक़द्दस महीना, मुक़द्दस साआत, मुक़द्दस रातें, मुक़द्दस दिन हमें अता किए हैं, उसके बावजूद हम में तब्दीली क्यों नहीं आती? सवाल ये है, आपका सवाल यही है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, असल में रोज़ा हमने ये समझा कि 12 से 14 घंटे भूख का नाम है और उसके नतीजे में हमने जन्नत खरीद ली, हमने ये समझा। जबकि ये वो बाजार नहीं है कि आपने इधर से पैसे दिए उधर से ले लिए, मामला बेबाक हो गया। नहीं, ये तब्दीली का नाम है और तब्दीली अंदर से आती है, बाहर से नहीं। दाढ़ी रखने से तब्दीली नहीं आती, अपना चेहरा ढांपने से तब्दीली नहीं आती, तब्दीली अंदर से आती है। हया से, इफ़्फ़त से, पाकीज़गी से, निगाहों के सतर से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब ये जो हम रमज़ान मुबारक में कुछ नहीं खाते और जब खाते हैं तो उस वक्त क्या खाते हैं? सवाल यह है। 12 घंटे 14 घंटे हम भूख बर्दाश्त करते हैं। जब इफ्तार करते हैं तो हम वो जो इफ्तार करते हैं उसमें क्या कभी हमने सोचा कि ये जो खाना हमारे पास आता है ये हलाल का खाना है या नहीं है? चले, इस्लामाबाद से आलिशा हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि कितनी गहमा गहमी है मार्केट्स में। आलिशा, किस जगह पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सहरिश, मैं इस्लामाबाद की मशहूर व मारूफ आपपारा मार्केट में मौजूद हूँ और जिस तरह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है तो मुसलसल दूसरे रोज़ अल्लाह ताला ने बारान रहमत नाजिल फरमाई है। मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरी अफ्तार हमेशा से जिस तरह करते हैं बड़े एहतमाम के साथ, पुरतकल्लुफ़ तरीके से। मेरे अकब में आप देख सकते हैं दही भल्ले हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं, कचौरियाँ हैं, चना चाट है, फ्रूट चाट है और शहरियों ने धावा बोल दिया है। मौसम भी इंतहाई खुशगवार है और कुछ अफ्तार का एहतमाम भी है। तो हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। इन्होंने पकौड़े लिए, समोसे लिए। भाईजान, लोग तो कहते हैं महंगाई है, आप समोसे लेने पहुंच गए? नहीं, महंगाई तो है, बिल्कुल है महंगाई, लेकिन रमज़ान मुबारक का जो दूसरा रोज़ा है
तो रोज़े के लिए इफ्तारी तो करनी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। लेकिन अगर आप मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा है। अरे हमारे पाकिस्तानी हर हाल में खुश रहते हैं, महंगाई भी है, परेशानियां भी हैं, लेकिन जाहिर है कुछ तो दिल को मुतमईन करना है, तो छोटी सी खुश। मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, पकौड़े समोसों के साथ इफ्तार होगा। बहुत शुक्रिया अलीजा, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल दिखाई है। अगर आपका दिल भर गया है पकौड़ों समोसों से और इमरान खान की जमानत से, तो कुछ दीन की बात कर लेते हैं। सबका रोजा भी है, रमजान का मुबारक महीना भी है और आलिम दीन हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं जानता हूँ कि आलिम दीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इनसे लो मदद, इनसे लो रहनुमाई। लेकिन अल्लामा साहब सैडली हमारे यहाँ आलिम दीन की गुफ्तगू से ज्यादा जरूरी किसी सियासतदान की जमानत है, समोसे पकोड़े हैं। मेरा दिल टूट जाता है क्योंकि यही वजह है कि आज हमारे मुसलमान नहीं जानते कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, दीन क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। पकोड़ों में ज्यादा दिलचस्पी हमारी भी मजबूरी है दिखाना, बताना। जी मौलाना साहब, अब आप दोनों के दरमियान एक मुकदमा है, मैं फैसले की पोजीशन में नहीं हूं। सोसाइटी का मुकदमा है सर, ये बात दुरुस्त। देखिए असल मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि हमें एक खिलौने की तरह से इस तरह से उस सांचे में डाल दिया गया है कि हमारे असल हदफ से हमें मुनहरिफ करके किसी और चीज़ की तरफ लगा दिया गया है। हम खुद भी लग गए, हमने इस दुनिया में मौजूद इर्द गिर्द की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हदफ बना लिया है। वो जो असल चीज़ है उसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अब ज़रा खुद सोचें, ये जो लम्हात हैं, रसूल करीम ने फरमाया कि इसका एक एक पल एक एक साल पर भारी है। सुभान अल्लाह। अब इस पल को मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए? पकोड़े में, मुझे टीवी देखने में, गेम शो में, मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे देखने में, या फिर अल्लाह से हम कलामी और अपने रूह को अल्लाह से जोड़ने में। सुभान अल्लाह। वो जो एक एक पल है इतना कीमती है। आपके हाथ में हीरे जवाहरात दे दिए गए हो और कहा जाए कि इससे अपने लिए कुछ लो, इस्तेफादा करो, और आप उससे किसी चिड़िया को मारने का काम लें। कैसे पहचाने मोमिन कौन, मुनाफिक कौन? इंसान के अमल से और उसकी फ़िक्र से। अगर वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देता है, अगर वो जो कुछ उसके अंदर है वही उसकी ज़बान पर है, जो कुछ उसकी ज़बान पर है वही उसके अंदर है, तो वो मोमिन है। वरना ऐसा नहीं मुझे है। कुछ याद पड़ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिकों की निशानियां बताई तो बताया नमाज का निशान भी होगा, दाढ़ी भी होगी, पांचे भी ऊपर होंगे। बिल्कुल। फिर पूछा गया कैसे पहचानेंगे मोमिन कौन, मुनाफिक कौन? क्या जवाब आया अल्लामा साहब? दो तरह के जवाब आते हैं। एक तो ये है कि इंसान के साथ सफ़र करो तो पहचान लिए जाओगे कि तुम क्या हो, अंदर क्या है और बाहर क्या है। बेशक। दूसरा, ईमान और निफाक की अलामत जो है अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अगर अली से मोहब्बत है और अंदर है तो वो मोमिन है, अगर अंदर नहीं है तो वो मोमिन नहीं है। ये दो तरह की आपको अलामतें बताई गई हैं। लेकिन ये जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाली अलामत है, ये तो ऐसी अलामत है कि खुद नबी करीम के अपने दौर में बड़े बड़े सहाबा कराम इस हवाले से अली के चेहरे की तरफ देखा करते थे और देख कर कहते थे कि हम इबादत कर रहे हैं। हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर की रावी हैं इस हदीस के कि मैंने खुद सुना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए कि अली को देखना इबादत है। नज़र इला वजह अलीयन इबादतुन। सुभान अल्लाह। जब वो उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पूछा कि क्या रसूल करीम ने यहीं पर यही जुमला फरमाया, आगे कुछ नहीं फरमाया? तो फरमाया कि नहीं, आगे फरमाया कि हुब्बु अलीयन इबादतुन। जो लोग अली की बारगाह में नहीं हैं, अली के इर्द गिर्द नहीं हैं, दूर हैं, अली के चेहरे की तरफ नहीं देख सकते, वो क्या करें? कहा अली से मोहब्बत करें, अली से मोहब्बत भी इबादत है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि फिर अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर न मोहब्बत की जा सके और न देखा जा सके तो वहाँ पर क्या किया जाए? का जिक्र अली इबादतुन। अली का जिक्र करो, अली का जिक्र भी। अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा क्या है अल्लामा साहब? अली के रास्ते पर चलना। सुभान अल्लाह। अली के किरदार को अपनाना। सुभान अल्लाह। अली की दी हुई राहों से रोशनी लेना। सुभान अल्लाह। जिस चीज़ से अली को मोहब्बत है उससे मोहब्बत करना, जिससे अली को नफरत है उससे बुग़्ज़ रखना। अली के प्यारों से प्यार करना, अली के नफरत करने वालों से नफरत करना। सुभान अल्लाह। अली का अपना मेयार कोई नहीं है, अली का अपना मेयार अल्लाह है। अल्लाह ने जहाँ पर कहा करो अली वहाँ पर नजर आए, जहाँ पर अल्लाह ने कहा न करो अली वहाँ पर नजर नहीं आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें दला एक बात मैं भी छोटी सी पूछने वाली थी कि इबादत की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने शुरू इस तरह किया कि जनाब हम नमाजें तो नहीं पढ़ते हैं, तरावी के लिए हम भागे जाते हैं, पूरा साल 11 महीने फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं और फिर रमजान में तरावी पहुंचना बहुत जरूरी। अच्छा, ये वही बिजनेस है। देखें, आदमी सारा साल 365 दिन रिश्वत ले,
जी, 365 दिन मिलावट करे, 365 दिन लोगों की जमीनों पर कब्जा करे, साल के आखिर में जिलहज में जाके हज करे और सारे गुनाह बख्शवा के वापस आ जाए और कहे मैं तो हाजी बन गया हूँ। ये वो वाला दीन है। इस दीन का अल्लाह के दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की रहनुमाई कीजिएगा कि हम जो सिर्फ फ़र्ज पढ़ते हैं, पूरी नमाज अदा नहीं करते, सम टाइम ठीक है मसरूफियात भी होती हैं, कुछ वक्त की किल्लत होती है, इसकी वजह से हम ऐसा करते हैं, क्या ये ठीक करते हैं हम? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बारे में कुरान में फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह इंसान को उतना पाबंद करता है जितना उसके अंदर ज़र्फ़ है और बर्तन है, उससे ज़्यादा का उसको पाबंद नहीं करता। अगर इंसान पढ़ सके तो वो फ़र्ज़ के साथ नफल भी पढ़े। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का मतलब ये है कि उससे छुटकारा कोई नहीं है, हर सूरत में आपने करना है। नफल का मतलब ये है कि सवाब है, करो तो बहुत अच्छा है, सवाब है, रसूलुल्लाह की तासी और उनकी तकलीद है और उनकी सुन्नत पर अमल है। न कर सको तो अपने आप को मुश्किल में न डालो, लेकिन जो फ़राइज़ हैं वो बचा लाओ। अब आदमी सुबह से शाम तक नफलें तो पढ़े लेकिन दूसरों का हक खाए, तो इन नफलों ने उसका क्या बिगाड़ना है? आखिरी मिनट है अल्लामा साहब, आपकी इजाजत से मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, उसका मफहूम सुनाना चाहता हूँ। मेरी औकात नहीं है आपके सामने सुनाने की, लेकिन शौक बड़ा है, दिल में आग बड़ी है, क्योंकि गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अहले बैत के। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा कराम से पूछा कि मुफलिस कौन है? किसी ने कहा कि वो जिसके पास खाने को नहीं, वो जिसके पास पहनने को नहीं, वो जिसके पास छत नहीं। आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने कहा नहीं, मुफलिस वो है जिसने पूरी जिंदगियां नेकियां की और आखिर में आके किसी का माल खा लिया या किसी का दिल दुखा दिया। अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसकी सारी नेकियां लेकर उस शख्स को दे देगा जिसका उसने माल खाया या दिल दुखाया। तो अल्लाह ताला, अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी मौजूदगी में हमारा भी दिल चाहता है, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। उम्मीद करते हैं देखने वालों ने भी सबक सीखा हो कि जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मोमिन तुमसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता, मुनाफिक तुमसे प्यार कर नहीं सकता, तो मोमिन और मुनाफिक के बीच में निशानी मौलाए कायनात है। यकीनन यहाँ पे बड़ी बड़ी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे और तलहा को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस तो 2 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने